अबाउट डीएनए। ओके, आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि डीएनए क्या है। डीएनए इज अ वंडर मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए को हम वंडर मॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चों। और कल हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि जिसमें हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था और ग्रोथ पढ़ा था। मतलब कोई इंसान अगर जिंदा है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है जिसके भरोसे पे जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, तो एक सेल में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सेल तो आपको याद ही है, ये तो हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या है, बताओ क्या बताया था मैंने। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, और डीएनए के साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। और हमारी बॉडी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, तो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल में सारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा, सॉरी डीएनए होगा, है ना। सारे ही सेल के अंदर डीएनए होगा। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने वाला जो मॉलिक्यूल है, वंडर मॉलिक्यूल, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको 12th में रहेगा, जिसमें आपको डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। हम तो आज बेसिक ही पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर आपका डीएनए के भरोसे पे है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला गया है बच्चों, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला गया है। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या, कि ऐसा मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए। हमें पता है वी आर लुकिंग सम हाउ लाइक अवर पेरेंट्स, यस और नो। हम हमारे पेरेंट्स के जैसे लिटिल बिट अमाउंट में क्यों ना हुए, या फिर सम हाउ कैरेक्टर्स हम हमारे पेरेंट्स के साथ सिमिलर है ना, यस और नो। मे बी हमारे आई का स्ट्रक्चर होगा, मे बी हमारे हेयर का स्ट्रक्चर होगा, मे बी हमारी हाइट होगी, मे बी हमारी बॉडी कलर होगा। कुछ तो ऐसा है जो हमारे पेरेंट्स से मेल खाता है, राइट। तो जो मेल खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, डीएनए है। डीएनए इतने है तो जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करा रहा है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो अब सारे के सारे कैरेक्टर तो हम में सिमिलर नहीं है बच्चों, है क्या सिमिलर, सारे के सारे कैरेक्टर सिमिलर है, यस और नो। अगर सिमिलर होते, इफ इन केस हम जैसे टीवी में बताते हैं ना, रजनीकांत का बेटा रजनीकांत बनता है, शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान बनता है, सलमान खान का बेटा सलमान खान बनता है। रियल लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसा पापा है वैसा सेम बेटा रहेगा, सेम जेरोक्स? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो बच्चों, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली सिमिलर है तो वो हमें पता है कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो प्लांट में होता है क्राइटेरिया, है ना। ये पढ़ा होगा आपने 10th तक ये चीज पढ़ी है कि जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है उस ऑर्गेनिज्म से बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग है बच्चों, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म होगी उसे क्लोन बोला जाता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बींग सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है और इनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। डीएनए बॉडी में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, और इन वेरिएशंस के भरोसे पे हमारी बॉडी मॉडिफाई कर पाती है। मॉडिफाई का मतलब क्या बच्चों, मॉडिफाई का मतलब क्या, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने जो भी पढ़ा होगा, मे बी 10th तक 12th तक जो भी पढ़ा उनका एजुकेशन है, अगर ऐसा होता कि उनके एग्जैक्टली कैरेक्टर हम में आते तो हमारी भी आईक्यू पावर उनके जैसे ही होती, हमारे भी जो उस पोजीशन पे आज वो है वो पोजीशन पे हम होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरेशन टू जनरेशन एक मॉडिफाइड जनरेशन आती है सामने आपके। मतलब क्या, कि जैसे पापा है उससे एडवांस बच्चा जन्म लेता है, यस और नो, यस और नो, होता है ना ये, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं है सिमिलर उनके जैसे, हमें मॉडिफिकेशन है, हमारी सोच अलग है, हमारा आईक्यू पावर उनसे ज्यादा होता है।
मॉडिफाइड जनरेशन होती है। तो ये क्यों? इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें वेरिएशन भी ट्रांसफर होते हैं, और ये ट्रांसफर कराने वाला जो मॉलिक्यूल है, वंडर मॉलिक्यूल है, उसे हम डीएनए बोलते हैं, जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। अब जेनेटिक मटेरियल दूसरा भी होता है बच्चों, एक और जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम है आरएनए। पता है ना आपको? यस और नो? राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आरएनए प्रेजेंट है बच्चों, ये आरएनए किस में प्रेजेंट होता है? वायरस में। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, और सिर्फ वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? वायरस में प्रेजेंट रहेगा। आरएनए कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं रहता। अब ये सवाल आपको आना चाहिए कि भाई हमने तो सुना है कि डीएनए के साथ आरएनए भी प्रेजेंट होता है। सुना आप लोगों ने? आरएनए के टाइप भी देखे होंगे आप लोगों ने, यस और नो? तुम लोगों को दिख रहा है ना बोर्ड क्लियर? यस और नो? ओके, नहीं तो कल के जैसे प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, तो डीएनए के साथ आरएनए भी प्रेजेंट है, लेकिन ये आरएनए कौन सा होता है? आरएनए दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक होता है जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। अब देखो, जेनेटिक आरएनए का मतलब क्या? जेनेटिक आरएनए का मतलब क्या कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये तो सिर्फ मैंने बोल दिया वायरस में प्रेजेंट होता है, ये तो सिर्फ वायरस में प्रेजेंट होता है, तो मैंने बोला कि भाई अलग भी तरीके के जेनेटिक नॉन जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट है, तो उनके नाम बताओ। चलो बताओ, पता है तुम लोगों को? एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए, ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। क्या काम है इनका? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का क्या काम है इनका? सेंट्रल डोग्मा पढ़ा आपने 10th तक? सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है? डीएनए इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। कौन लेके जाता है डीएनए के इंफॉर्मेशन को? एमआरएनए लेके जाता है। ठीक है, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाने के बाद में टीआरएनए उसे ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? टीआरएनए उसे ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? राइबोसोम पे। याद करो, राइबोसोमल आरएनए, और उससे क्या बनेगा फाइनली बच्चों? प्रोटीन बनेगा। याद है ना सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा याद है? ये मैंने लंबा चौड़ा लिख दिया, क्यों? क्योंकि हम वहां पे खा लेते हैं सारी चीजें। डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए, और एमआरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बनते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। ऐसा ही होता है बच्चों, लेकिन इन बिटवीन देम टीआरएनए भी काम करता है और आरआरएनए भी काम करता है, इसलिए मैंने टीआरएनए भी लिख दिया और आरआरएनए भी लिख दिया। ये क्या कर रहे हैं? हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो नए प्रोटीन बनेंगे कैसे? मैंने उस दिन आपको बोला कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं। हमारे स्किन के ऊपर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। हमारे ब्रेन में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। हमारे मसल में जो टिश्यू प्रेजेंट है उन्हें मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंबाइन करने के लिए कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मतलब था कि वेरिएबिलिटी ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, राइट ना? तो उन टिश्यूज में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, दैट्स व्हाई वी अपीयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टिश्यू। उनमें अलग अलग प्रोटीन है, तभी तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बन रहे हैं, नहीं तो सारे टिश्यू एक जैसे होते। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है बच्चों। और ये क्यों है? इट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्यों है? ये सारी चीजें क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी के हर एक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन नर्वस टिश्यूज में अलग प्रोटीन बनेंगे, मस्कुलर टिश्यूज में अलग प्रोटीन बनेंगे, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनमें अलग प्रोटीन बनेंगे। इसी वजह से हमारे अलग अलग कैरेक्टर उभर के आते हैं, नजर आते हैं। नहीं तो सारे बॉडी के सेल, लीवर के सेल हार्ट के जैसे, हार्ट के सेल स्टमक के जैसे, ऐसे हो जाता। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ किसके वजह से? प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से होता है।
राइट, पता है आप लोगों को ये सारी चीजें क्यों हुई? प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बने और दैट्स व्हाई हमारे बॉडी के सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? यस और नो? अब ये काम करने वाले कौन है? नॉन जेनेटिक आरएनए। ये काम करने वाला कौन है? नॉन जेनेटिक आरएनए, जो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए बोल रहे हैं। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कैरेक्टर को ट्रांसमिट नहीं करता है। कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने वाला सिर्फ आरएनए है और ये वायरस में प्रेजेंट होता है। और हमारे बॉडी में अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? आगे बढ़ू? क्लियर है? चलो, अब हम आप लोगों को पता नहीं होगी एक बात कि हमारा जो डीएनए है वो 99.9% सिमिलर है। हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसे हम ट्विस्टेड लैडर बोलते हैं बच्चों, ट्विस्टेड लैडर लाइक दिस, पढ़ा है ना आप लोगों ने? ये पहले छोटा सा पढ़ा होगा, इस साल तो पूरा डिटेलिंग स्ट्रक्चर है आपको। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। क्या होते हैं इसके ऊपर? क्या प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर? पता? नाइट्रोजिनस बेसिस पेयर होती है ना, नाइट्रोजिनस बेसिस होती है ना, यस और नो? कौन सी है नाइट्रोजिनस बेसिस? एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमाइन, साइटोसाइन और यूरासिल। ठीक है, और ये सारे इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ह्यूमन का डीएनए है तो वो कैसे होगा? ए कंबाइन विथ टी, एडेनाइन कंबाइन विथ थायामाइन, और जी कंबाइन विथ सी, एडेनाइन कंबाइन विथ साइटोसाइन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे जस्ट। मैं एक मजेदार चीज आपको आज बताऊंगी। जी 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 सी जी सी जी सी जी सी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पता है ना आपको? ए कंबाइन विथ टी, पता है ना? यस और नो? तो मैंने बोला कि हमारा जितने भी हम सारे बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी दुनिया में इंसान है, सारे इंसान का 99.9% डीएनए सिमिलर है और सिर्फ 0.1% डीएनए डिसिमिलर है। सारा डीएनए सिमिलर है, सिर्फ 0.1%। मतलब हम एक दूसरे से सिमिलर है डीएनए के हिसाब से। लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, खुद को दूसरों से अलग करना है, तो हमने एक सीक्वेंस ऐसे होता है नाइट्रोजिनस बेयर का जिसका नाम है VNTRS। ये पढ़ना है आपको इस साल, VNTRS। इसका नाम है बच्चों वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और ये क्या होती है? ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होती है जो 20 से 100 सीक्वेंस की बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ सीक्वेंस, इसको सीधा कर दिया मैंने, इसको सीधा कर दिया और मैंने लिख दिया ऐसे इस तरीके से ATCG 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 ऐसे लिख दिया। और बाकी की जो पेयर है ये अलग है, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, इधर कुछ तो भी होगा, मे बी G A समथिंग अनोन। यहाँ पे भी कुछ अलग लिख लेते हैं, अलग मतलब A T C A T जो भी है। ठीक है, ये सीक्वेंस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, पता है ना? डीएनए के ऊपर होता है, पता है ना? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक तरफ की लाइन उठाई मैंने, सिर्फ एक तरफ की लाइन उठाई, इसके बाजू में क्या प्रेजेंट होगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके ये साइड में क्या प्रेजेंट होगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बता। डबल स्टैंडर्ड होता है ना डीएनए, ऐसे मैंने एक पेयर पे लिख दिया, दूसरी पेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
दूसरी पेयर कैसे आयडेंटिफाय करेंगे? 92 कॉम्प्लिमेंटरी पेयर असतात की नाही रे? कॉम्प्लिमेंटरी पेयर असतात की नाही? ए कोणासोबत कंबाइन होतो ऑलवेज? तो जहां पे भी ए आएगा उसके आगे हम टी लिख देंगे ना, तो हम तो ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी के सामने सी, ए के सामने फिर से टी, टी के सामने फिर से, पता है ना? इस तरीके से हम हमें बाजू के वाली पेयर मिल जाएंगी, पता है हमें। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि इसके आगे वाली मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है। मेरे डीएनए में, आपके डीएनए में सारी सीक्वेंसेस सिमिलर हैं। अगर मुझे किसी को आइडेंटिफाई करना है, अगर मैं मेरे पापा की बेटी हूं, तो उनके बॉडी में और मेरे बॉडी के डीएनए में ये वाली सीक्वेंस सेम रहेगी। मैंने क्या बोला? ये दिख रहे हैं ना, ए टी जी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, दिख रहा है? रिपीट 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 दिख रहा है, रिपीट वाला। ये रिपीट वाला पोर्शन सिर्फ मेरे बॉडी में, मेरे डीएनए में और मेरे पापा के डीएनए में सिमिलर होगा। बाकी किसी इंसान के डीएनए में सिमिलर नहीं हो सकता ये वाला सीक्वेंस। ये वाला सीक्वेंस सिर्फ मेरे पापा या मेरी मम्मा और मुझ में सिमिलर होगा, और बाकी का पूरा डीएनए 99.9% डीएनए सिमिलर है हमारा, नो इशू। लेकिन ये वाली सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के अंदर ही सिमिलर रहेगी। ये वाली सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के अंदर या फिर मेरे मम्मा के अंदर सिमिलर रहेगी। जो नहीं, तो किसी का बच्चा अगर खो जाए, अगर किसी का बच्चा खो जाए तो उससे टेस्टिंग के लिए डीएनए टेस्ट की जाती है। याद है आप लोगों को? आपने क्राइम सीरीज में बहुत देखा होगा, डीएनए टेस्ट की जाती है। तो डीएनए टेस्ट का मतलब क्या? कि पापा से डीएनए लिया जाता है और उनका सीक्वेंस देखा जाता है कि उसके डीएनए में कौन सा सीक्वेंस है। ये वाला सीक्वेंस थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट होता रहेगा। ये वाला सीक्वेंस थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में यही वाला रिपीट होते रहेगा। तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो इंसान के बॉडी में से डीएनए निकाला है उसके बॉडी में ये वाला सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बेबी हूं और खो गई हूं, तो मेरा डीएनए निकाला जाएगा और मेरा डीएनए चेक किया जाएगा। अगर मेरे डीएनए पे भी यही वाली सीक्वेंस रिपीट होते हुए नजर आ रही है तो इसका मतलब मैं उनकी बेटी हूं। इसका मतलब होता है कि मैं उनकी बेटी हूं। लेकिन अगर मेरा डीएनए निकाला और इनके बॉडी में ये वाली सीक्वेंस रिपीट हो रही है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद, और मेरे बॉडी में कुछ अलग ही सीक्वेंस रिपीट हो रही है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद, तो मैं उनकी बेटी नहीं कहलाती। तो ये इस चीज को बोला जाता है डीएनए टेस्ट या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे बोला जाएगा डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने क्या बोला, समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? अब देखो, बहुत बार आप लोग क्राइम सीन पे भी ये चीज देखते हो। क्राइम, अगर कहीं जगह पे खून हो जाए, खून, मर्डर हो जाए, तो मर्डर होने के बाद में बच्चों वहां पे सैंपल चेक किए जाते हैं कि भाई एक पर्सन है, 1 2 3, 3 पर्सन है जिस पे मुझे डाउट है कि इन्होंने खून किया है, और जिसका खून हुआ है, मर्डर हुआ है, उस जगह पे फॉरेंसिक को कुछ मिल गया सैंपल, मे बी ब्लड मिल गया, मे बी कुछ टिश्यू मिल गए, मे बी हेयर मिल गया। आप लोग देखते होगे ना, सीरीज में देखते होगे ना, यस और नो? कि भाई वो फॉरेंसिक टीम निकालती है सैंपल को, तो वो सैंपल क्या होता है? एक कुछ भी सैंपल मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल उसको ब्लड मिल जाए, जिसका खून हुआ है उसका ब्लड नहीं बच्चों, उसके अलावा अगर कोई दूसरा ब्लड सैंपल आजू बाजू में मिल जाए कि भाई खून करते करते इसे भी कट लग जाए जिसने खून किया है, तो उसका खून टपक के नीचे गिर जाए, तो उस खून को उठाया जाता है। जिसका मर्डर हुआ उसके खून को नहीं उठाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? यस और नो? तो वहां से ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल में से डीएनए निकाला, ब्लड सैंपल में से डीएनए निकाला। हमें तो वही सीक्वेंस चाहिए जो रिपीट हो रही है, क्योंकि 99% तो हमारे बॉडी में सारे सीक्वेंस सेम है डीएनए पे, यही एक सीक्वेंस अलग अलग होती है हर इंसान में। अब मैंने डीएनए निकाला और इसके बॉडी के ऊपर ये वाला सीक्वेंस है, ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी, इसे VNTRS बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। जो इसके बॉडी में ये वाला निकाला मैंने सीक्वेंस, जो क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट हो रहा है। और ये 3 इंसान है जिसपे मुझे डाउट है
कि भाई इन तीनों में से किसी ने तो खून किया, तो मैं क्या करूंगी, इनके बॉडी में से डीएनए निकालूंगी। मैंने निकाला, इसका डीएनए निकाला, इसका डीएनए निकाला, इसका डीएनए निकाला, ठीक है। चलो इसके बॉडी में मुझे कौन सी रिपीट वाली सीक्वेंस मिली, ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी, ये रिपीट हो रहा है इसके बॉडी में डीएनए के ऊपर। इसके बॉडी में मे भी चलो टी ए ए, टी ए ए, टी ए ए, ऐसा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। और इसके बॉडी में थर्ड वाला जो है, इसके बॉडी पे ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी, ये वाला सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। इसके डीएनए से हमने ये वाले सीक्वेंस जो रिपीट हो रहे हैं इनके डीएनए पे वो निकाले, और मुझे ब्लड सैंपल जहां पे खून हुआ है वहां पे वो वाला सीक्वेंस मिला। तो इसमें से मर्डरर कौन, किसने मर्डर किया, थर्ड पर्सन, क्योंकि इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस सेम है। मतलब क्या कि खून करने वाला थर्ड पर्सन है। ये क्यों निकाला, कैसे निकाला हमने, डीएनए टेस्टिंग से। कैसे निकाला, डीएनए टेस्टिंग से। मतलब डीएनए टेस्टिंग क्या कर रही है बच्चों, टाइम है ना, कितने बजे, अच्छा मेरी बैच है इसलिए, ओके। तो ये डीएनए सीक्वेंस से क्या हुआ कि ये वाला इंसान और ये वाला इंसान सेम रिपीट हो रही है। और हमें पता है रिपीट कब होती है, एक तो मेरे बॉडी में ही वो प्रेजेंट रहेगा या फिर मेरे पापा के बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जिन मेरे पेरेंट्स के बॉडी में और मेरे बॉडी में उतने ही बॉडी में सीक्वेंस, बाकी तो सारे बॉडी में सीक्वेंस अलग रहता है। तो इसका मतलब ये वाला खून किसने किया, थर्ड पर्सन ने किया। तो कौन से टेस्टिंग से डिफाइन किया हमने ये चीज, कौन से टेस्टिंग से डिफाइन की है, ऑब्वियसली डीएनए टेस्टिंग से। इसीलिए डीएनए को वंडर मॉलिक्यूल बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है, हमें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, हमारे बॉडी के, हमारे जनरेशन टू जनरेशन आने वाले कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, किसी को डाउट है? तो ये वाला सीक्वेंस हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन 12th क्लास। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रहेगी, आपको एक टॉपिक रहेगा उसमें आपको डिटेल में। अब ये इतना छोटा नहीं है बच्चों, जितना छोटा मैंने तुम लोगों को समझाया ना, वो टेस्टिंग करने की एक प्रोसेस है पूरी, वो प्रोसेस आपको पूरी 12th में है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन डीएनए का इंफॉर्मेशन बताने का इतना ही मतलब है कि डीएनए एक वंडर मॉलिक्यूल है। डीएनए के ऊपर सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है। डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है उन्हें हम नाइट्रोजिनस बेसिस बोलते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस कौन सी होती है बच्चों, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, रियर एसिड, ठीक है, राइट, यस और नो। ये सीक्वेंसेस इसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहेगी और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कि ए ऑलवेज कंबाइन विद टी, सी ऑलवेज कंबाइन विद जी, सी ऑलवेज कंबाइन विद जी, यस और नो। लेकिन अगर यही चीज अगर हम बात करें आरएनए के बारे में, अगर यही चीज हम बात करें आरएनए के बारे में, तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में क्या सेपरेट निकलेगा, तो कौन सी पेयर रिप्लेस होती है, ए के साथ यू जाता है, बाकी से सी कंबाइन विद टी, सॉरी सी कंबाइन विद जी। क्या बोला मैंने, अगर एमआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं हम, या फिर टीआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आरआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, है तो आरएनए ना बच्चों, है तो आरएनए ना, तो उनके बॉडी के अंदर ए के साथ, उनके सीक्वेंस में ए के साथ यू जाएगा, वहां पे थायामाइन प्रेजेंट नहीं होगा, ए के साथ यू जाएगा और सी तो ऑलवेज जी के साथ जाता है। ये तो गट्टी वाले है, फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है ये। समझ में आई बात, आरएनए और डीएनए का डिफरेंस, यस और नो, क्लियर है बच्चों? चलो बाकी का हम कल पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।